चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, साइंटिफिक थ्योरी। अब देखो यहाँ पर आपको ब्यूरोक्रेट थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब इसका फर्स्ट पिलर हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या है? ब्यूरोक्रेट, जो कि हमने डिस्कस कर लिया किसके ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, इसने बात की रूल रेगुलेशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पिलर, जो कि हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी, जो कि किसने दी थी? इसका टिक मैंने क्या बताया था? एम, और इसका अपोजिट कर दो डब्ल्यू, मैक्स वेबर। अब नेक्स्ट जाते हैं जो कि क्या है? एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ये क्या कहता है? ये कहते हैं ठीक है, पहले ना इस थ्योरी को, एक कंसेप्ट को समझने के लिए कि क्यों इन्होंने फंक्शनल या फिर मैं कहूँ कि स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्यों इन्होंने एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। रीज़न क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। मैं आपको इसी स्टोरी समझाती हूँ, देन उसके बाद आपको ये जो कंसेप्ट है हमेशा याद रहेगा। अब बस एक बात तो याद रखनी पड़ेगी, क्या? कि जो साइंटिफिक थ्योरी है वो एफ डब्ल्यू टेलर जी ने दी थी, फ्रेडरिक एल टेलर ने, डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है? जैसे कि हर एक जब भी कोई इंसान होता है, जैसे कि आप वो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के बाद आप कोई जॉब सर्च करेंगे, आप टीचिंग की लाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर कुछ और, मतलब जो भी आप जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं, आप सर्च करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका जो करियर है, मान लीजिए 2024 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपने किसी लेवल को पकड़ा, मैं सोच रही हूँ कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है। ठीक है, आपने देखा कि लगातार कम से कम 4 से 5 साल उस जॉब में रहकर आपने अनुभव किया, और उसके बाद आपकी जो है प्रमोशन हो गई है। ठीक है, मैंने मान के चल रहा है यहाँ पर 5 साल, ठीक है, 5 नहीं 6 साल लेके चलते हैं, कि 2030 के अंदर आपकी जो प्रमोशन बड़े अच्छे लेवल पे हो गई है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया इसके साथ भी हुआ था। ये जब अपनी जॉब सर्च करने के लिए गया था ना, मीन्स की जब इसको जॉब मिली थी, इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था जो कि यूएसए के अंदर थी। कंपनी का नाम पता है क्या है? मिडवेल स्टील कंपनी। मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर इनको एज अ लेबर की पोजीशन पे मिली थी। अब देखो, लेबर की पोजीशन आपको लग रहा है कि हाँ दिहाड़ी मजदूरी वाला काम है, यस, उनको यही मिला था। ठीक है, उनको सबसे पहले 1878 के अंदर क्या मिला था? काम मिला था जो कि लेबर का था। किसका था? लेबर का था। उन्होंने उस कंपनी के अंदर 6 साल लगातार काम किया, और 1884 के अंदर 6 साल हो गए ना, वो किस पोजीशन पे आ गए थे? चीफ इंजीनियर के पॉइंट पे आ चुके थे। अब यहाँ पे देखो, लेबर से चीफ इंजीनियर पे आ गए हैं, मींस की लेबर से चीफ इंजीनियर पे आ गए, मींस की विद इन अ शॉर्ट टाइम, 6 ईयर के अंदर वो। अब आपको लग रहा है मैम 6 ईयर शॉर्ट टाइम है, यस, उस टाइम के अकॉर्डिंग, 1800 के टाइम के अकॉर्डिंग, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है ये 6 साल, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए बोला गया है विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम रोज फ्रॉम द बैंक ऑफ द ऑर्डिनरी लेबर टू द पोजीशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। इन्होंने ज्वाइन किया था। अब देखो, इन्होंने 6 साल एक कंपनी में, और वो भी सेम कंपनी में, अपनी पोजीशन को ऊपर की ओर लेके गए, तो कुछ ना कुछ तो उसने सीखा होगा। तो इन्होंने सारा का सारा काम जो है, सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है, लेबर पे किए हैं, लेबर की एफिशिएंसी को मेजर किया है। वो कहता है कि अगर कोई काम पर्सन इस तरीके से कर रहा है और ये काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है, वो कहते हैं जो भी तरीका सिंपल है, जिसमें टाइम कम लग रहा है, जिसमें मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी आपको कम करनी पड़ रही है, आप वही काम करो। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें बढ़िया ले सकते हैं आपके साथ। अब आपको पता है कि आप डेली आप स्टडी करते हैं, डेली आपको पढ़ना होता है, तो क्यों आप बार बार अपनी जो बुक्स हैं उनको अपने शेल के अंदर वापस लगा के आ रहे हो? ठीक है, आप नीचे पढ़ते हो, ठीक है, ड्राइंग रूम में, आपका जो रूम है वो ऊपर है, तो आप ऐसे बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे, अपनी मूवमेंट्स को इंक्लूड ज़्यादा कर रहे हो ना। आप काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो, क्या पता बीच में मम्मी भी बीच में काम दे दे। तो आपको क्या करना है, जो आपकी मेन बुक्स होती है ना, वो आपके टेबल पे रखो, और जैसे जैसे उनको काम हो जाए आप उसको उठाओ, यहाँ पे पढ़ो। मीन्स कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है ऊपर जाने की, रूम में, ठीक है, और उसको खोलने की, फिर उसे ऐसे ढूंढने की, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहते हैं कि ऐसे अगर आपको कोई काम कर रहे हो, अगर ऐसी इन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ है, उनको आप क्या कर दो, हटा दो। समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने फोकस किया था लेबर के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर बात की थी कि जो भी लेबर एफिशिएंट होगा मैं उसके बारे में बात करूंगा, इनएफिशिएंट की हमारे कंपनी में कोई जगह नहीं है।
क्योंकि 6 साल लगातार इस तरीके से उसी कंपनी में काम करने की बजाय, ठीक है, उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो उन्हें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे और फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया लेबर के ऊपर कि कैसे हम काम को विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ शॉर्ट मूवमेंट के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वजह से उनको एक पोजीशन होल्ड हुई, ठीक है, वो लोगों को सजेशन देने लगे। ही गेव द नंबर ऑफ सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इन डूइंग सो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन मीन्स की लेबर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती थी कि काम कैसे करवाएं, लेबर से काम कैसे खींचे जितना हो सके, ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करने लगे थे, एज ए सजेशन देने लगे थे कि हाँ लेबर से आपको कैसे काम कराना है, ठीक है। बेथलियम स्टील वर्क में उनको जॉब मिली थी, उनको जॉब किया था इन 1901 के अंदर, 1901 के अंदर, और उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोवाइड करना सर्विसेज एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मीन्स कि कंसल्टेंट कौन होता है, सलाह देने वाला, सलाहकार के तौर पे उन्होंने 1901 के अंदर यहाँ पर काम किया था। फिर 1903 के अंदर उन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसके अंदर क्या लिखा गया था, शॉप मैनेजमेंट, इसका रिसर्च पेपर का टाइटल था। और 1911 के अंदर उन्होंने बुक ही पब्लिश कर दी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये देखो 4 बातें इसलिए याद करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिडवेस्ट स्टील कंपनी के अंदर 1878 के अंदर काम किया। 6 साल लगातार काम करने से उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट मिल गई। फिर उन्हें सलाहकार का काम किया सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। फिर उनको 1901 के अंदर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गए थे। 1903 के अंदर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था जिसका नाम है शॉप मैनेजमेंट। 1911 के अंदर बुक ऑफ प्रिंसिपल उन्होंने बुक इशू कर दी थी, ठीक है, जिसके अंदर बात की गई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ना काफ़ी सारे ऑथर्स आते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, सबसे ज़्यादा योगदान दिया है F.W. टेलर जी ने दिया है। इसीलिए हम इसको F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये कहते हैं कि हमें वन बेस्ट वे ढूंढना है कि किस तरीके से हम काम करा सकें। तो इनके जो यहाँ पर 5 प्रिंसिपल मैंने लिखे हैं, 5 प्रिंसिपल को क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ साइंस फॉर अ रूल ऑफ थंब। पता है क्या कह रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आप उसको फॉलो करो, पर इसने कहा कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा है उसको उसके हिसाब से चेंज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने बोल दिया रूल इस तरीके से फॉलो करना है, नहीं, अगर जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रही है उसकी जो टाइम स्पैन है, यूज़ ऑफ टेक्निक्स है, यूज़ ऑफ मेथड्स है, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट है, उसको यूज़ करने का तरीका जो है चेंज करो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर। इसका यहाँ पर यह भी कहता है कि आप जब एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं तो आप एक साइंटिफिक मेथड से अपॉइंट करें। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है कि आप केवल उन्हीं पर्सन को अपॉइंट करें जो कि आपकी फर्म के लिए कैपेबल है, आपकी फर्म की पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी है। जैसे कि आज हो रहा है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जैसे मुझे एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, सो अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट के लिए मैं क्या देखूंगी, उसको अकाउंट्स में टैली करनी आनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना आना चाहिए, क्रॉस चेकिंग आनी चाहिए, जर्नल आनी चाहिए, लेजर प्रिपेयर करना आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को पहले तो सेलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर उनका जो एग्जामिनेशन लेंगे, स्किल टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उनके बेसिस पे आप क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तीसरा प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो लेबर है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में ना एक कॉपरेशन होना चाहिए। रिलेशनशिप नहीं कह रहा है, ये कॉपरेशन कह रहा है। कॉपरेशन का मतलब कि जो मैनेजमेंट काम दे रही है वो लेबर विद इन अ टाइम वो कंप्लीट करे। अगर ऐसा होगा, यहाँ पे ना ये कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई एफिशिएंट है काम करने के लिए, एक दूसरी तरफ है इनएफिशिएंट, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉई एफिशिएंट है तो उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो वेजेस मिलती है, उसका उसके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा। कहते हैं कि जो जितना काम परफॉर्म करेगा उसको उतना ही वेजेस मिलेगा, जो काम नहीं परफॉर्म करेगा उससे उतना ही कम वेजेस मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इनके बीच में इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आउटपुट ज़्यादा हो। यहाँ पर भी किसी भी तरह के
ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरीज के अंदर एम्प्लॉय की किसी भी तरह की फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखा। ओके, नेक्स्ट जाता है प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि जिस भी पर्सन की जिस भी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज है उसको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके ये कह रहे कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम। अरे पहले ये तो देखो कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट्स इट। तो हमें क्या करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को वो इक्वली डिवीजन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ उनकी एफिशिएंसी के आउट ऑफ बियॉन्ड दे दो, ठीक है, बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, विद इन होना चाहिए। आप कुछ बच्चों की बुक के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा प्रिंसिपल्स आपके, क्या, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मीन्स कि यहाँ पे ग्रुप के साथ काम होना चाहिए, ये इंडिविजुअल का काम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटीज। मीन्स कि एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको काम दिया जा रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल थे। अब इसकी टेक्निक्स और पढ़ लेते हैं। टेक्निक्स इसके अंदर 6 से 7 हैं, उनको फटाफट कर लेते हैं। अगर आपको ऊपर ये समझ में आ गया तो नीचे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड करनी है, डिवीजन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वल डिवाइड करने से पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा भाई वर्क कैसा है, काम कैसा परफॉर्म करना है, काम कितना करवाना है अपने एम्प्लॉय से। हमें पहले वर्क को प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखो स्कूल के अंदर काफ़ी सारी पोस्ट होती है, आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट की भी होती है, साइंस डिपार्टमेंट की भी होती है, आर्ट डिपार्टमेंट की भी होती है, टीजीटी भी होती है, ठीक है, पीआरटी भी होती है। पीआरटी पता है, नर्सरी के वाले बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। टीजीटी आपके 10th वाले, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो इनके वर्क को सबसे पहले मैनेजमेंट ने कहा, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि पहले ना वर्क को एनालिसिस करो, ये ढूंढो कि इस काम को कैसे हम करवा सकते हैं, ये ढूंढो इस काम को कितने टाइम में करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेक्निक है यही है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। जो वर्क है वो क्या करना चाहिए, डीप में एनालिसिस होना चाहिए ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बीइंग द परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उनके जो काम को हम इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके हमें आउटपुट जनरेट करना है, जितना ज़्यादा हो सके हमारे अपने एफर्ट कम लगाने हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बुक्स ऊपर रखी है, डेली बेसिस पे आप उसको ऊपर लेने जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक लेजीनेस शरीर के अंदर आ जाता है ना। अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं रात में बैठी हूँ, अगर मेरी टेबल पे बुक रखी है, क्या पता मेरा पढ़ने का मन कर दे। अगर मेरी बुक ऊपर रखे तो क्या मन में क्या आएगा, अरे ऊपर से लेके आनी पड़ेगी, फिर मैं उसको ओपन करूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी, इससे चाहे कल मैं कल कर दे लाइट बंद। ऐसा सबके मन में आता है, सबके में आता है बच्चे। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके मिनिमम एफर्ट लगाना चाहिए। तो इसलिए इसने क्या है, वर्क को स्टडी करने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला क्या है, मेथड स्टडी। मीन्स कि उस पर्टिकुलर काम को किस बढ़िया तरीके से, किस सुटेबल तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छा दिया आइडिया, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट्स अपनी टेबल पे रखो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो कम होगी। यही कह रहे हैं कि मोस्ट सुटेबल वे आपको ढूंढना है किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अच्छा, क्या लिखा हुआ, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है एक्टिविटीज, कि आप इस काम को करने में ना कितनी एक्टिविटीज लगा रहे हो, मीन्स कि कितना आप अपनी एनर्जी को वहां पर यूज कर रहे हो। ऊपर तक तरीका कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है मोशन, कि कितनी एक्टिविटी परफॉर्म, कितनी एक्टिविटी आप यूज कर रहे हैं। अब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मार्केट में जा रहे हो, अब आपको पता है कि आपको 4 सामान लेने हैं, ठीक है, और चारों सामान ऐसे एक ऐसी राही पे बढ़ते हैं, ठीक है, एक इधर बढ़ते हैं। तो क्या आप घर यहाँ जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर वापस आओगे, इधर इज अ लॉट ऑफ मोशंस किया जा रहा है, लॉट ऑफ एक्टिविटी, आपको बार बार जा रहे हो, बार बार आ रहे हो, है ना। तो आप पहले प्लान करेंगे कि हाँ मेरा ये रोड है, मेरे काम है इस रोड पे पड़ता है, फिर इस रोड पे आएगा, फिर हम इस घर पे ऐसे वापस आएंगे, है ना। जैसे कि मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं, शादी के अंदर करते हैं, कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर मैं कहूँ कोई फंक्शन है उस टाइम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ इस रोड पे कितनी फैमिली मेंबर्स है, इस रोड पे कितने फैमिली मेंबर्स है, इस रोड पे दिल्ली रोड पे कितने फैमिली मेंबर है। तो यहाँ पे इनको सभी देखा जाता है कि मोशन देखा जाता है, कितना कोई वर्कर लगा रहा है। यहाँ पे मशीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम स्टडी, कि उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब मैं कहूँ कि आपको 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है,
ठीक है। और 60 किलोमीटर में कितना टाइम लग जाएगा? अप्रोक्स 140 मिनट्स लग जाएगा। अगर रोड बिल्कुल साफ है, ठीक है, थोड़ा बहुत रश है, ठीक है, तो आपने क्या किया, स्टैंडर्डाइज टाइम फिक्स कर दिया कि हाँ अगर आपको 60 किलोमीटर कवर करना है तो कम से कम 140-130 मिनट्स आपकी आराम से लग जाएगी। तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और स्टैंडर्ड के हिसाब से आप काम परफॉर्म करोगे। फैटिग्यू स्टडी का मतलब क्या है? थकावट को भी मेजर किया है। मीन्स कि अगर कोई वर्कर लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे काम कर रहा है तो उसके अंदर थकावट तो होगी ना, तो कहते हैं कि बीच में रेस्ट दो। बट रेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको 3-4 घंटे का रेस्ट दे रहे हो, नहीं, छोटा सा रेस्ट दो, जैसे कि आपको भी स्कूल के अंदर मिलता है, कॉलेजेस के अंदर मिलता है। वो रेस्ट क्या होता है कि आपके अंदर एक दोबारा से एक एनर्जी फिल कर देता है, ठीक है। उस आपके जॉब को दोबारा से परफॉर्म करने के लिए वर्कर के अंदर एक रिफ्रेशमेंट एंटर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमने फैटिग्यू को भी स्टडी किया। तो यहाँ पे वर्क को एनालिसिस करने के लिए इन्होंने 4 मेथड को देखा, स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपका एज इट इज सेम है। साइंटिफिक सिलेक्शंस एंड द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, कि आप सिलेक्शन जब कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्वालिटी और क्या कैपेबिलिटी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट पर्सन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि राइट पर्सन वो भी राइट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्यों देंगे ट्रेनिंग? क्योंकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो हमें इंक्रीज करनी है, अपनी अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कि हाँ इतना काम इतने टाइम में होगा, इतना काम इस तरीके से होगा, ठीक है। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय जितना काम करेगा उसको उतना ही वेजेस दूंगा। मैंने ऊपर बात की थी ना, इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी के ऊपर बात करता है एफडब्ल्यू टेलर। ये कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है तो हम उसको क्या करेंगे, कम वेजेस पे करेंगे। अगर कोई पर्सन एफिशिएंट है, प्रॉपर वे से अपना काम परफॉर्म कर रहा है, टाइमली अपने ऑफिस में आ रहा है, टाइमली बाहर जा रहा है, अपना हर चीज़ अच्छे से कर रहा है, तो उसकी जो वेजेस होगी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये लिख रहा है 2 डिफरेंट वेजेस। इसे इसमें ना एक इंसेंटिव और वेजेस वाला जो चैप्टर आएगा ना, जिसके अंदर हम रेम्यूनरेशन सेट करते हैं, वहाँ पर भी एफडब्ल्यू टेलर का ही कंसेप्ट कहेंगे। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम किसने दिया था? एफडब्ल्यू टेलर जी ने दिया। इसने कहा था कि हाई वेजेस रेट होगी और लो वेजेस रेट होगी। हाई किसके लिए होगी? जो एफिशिएंट है। लो वेजेस किसके लिए होगी? जो इनएफिशिएंट है। क्लियर है। नेक्स्ट जाता है स्पेशलाइजेशन एंड द फंक्शनल फॉर्मेटशिप। ये कहते हैं कि काम जब हम बांट रहे हैं ना, काम को एनालिसिस किया हमने, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया हमने, ये भी डिसाइड कर दिया जो एफिशिएंट होगा उनको अच्छा मिलेगा, जो एफिशिएंट नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। उसके बेस पे उसके बाद हम काम को असाइन कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, मीन्स कि काम को बांट रहे हैं, ठीक है। काम को बांटेंगे किसके बेस पे? उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे। अब मैं कहूँगी कोई साइंस टीचर जिन्होंने MSc की हुई है, वो भी मान लीजिए केमिस्ट्री से की हुई है, उसको मैं कहूँ कि आपको अकाउंट पढ़ाना है, क्या वो पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आप क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन हैं उनको आप डिवाइड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है आपको यूटिलाइज करना है प्रिंसिपल ऑफ द स्पेशलाइजेशन। क्योंकि अब जब कोई व्यक्ति लगातार, मैं कहूँ कि आप कॉमर्स में हैं, आपने +2 कॉमर्स से की, आपने BCom या फिर BBA कॉमर्स से की है, ठीक है, फिर आप उसके बाद MCom MBA कर रहे हैं, तो सारा बैकग्राउंड देखो 5 से 7 साल आप लगातार कॉमर्स बैकग्राउंड से टच है ना, तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये कहते हैं कि आपको काम उसी के हिसाब से देना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके और आपके एम्प्लॉय के, मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों के माइंड के अंदर क्या होना चाहिए? बस हमें प्रोडक्शन करना है, आउटपुट अच्छे से जनरेट करना है, कॉस्ट कम आनी चाहिए। मीन्स कि आपके और आपके एम्प्लॉय के एटीट्यूड को आपको क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। किस लिए? एक तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, दूसरा वन अनदर फॉर्म ऑफ द कंपटीशन टू द अनदर कोऑपरेशन, दूसरी कोऑपरेशन से अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस ऊपर बना के रखना, ठीक है। ये था आपका साइंटिफिक मेथड। उम्मीद करेंगे ये जो मेथड है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है?